हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी हो? अच्छे हो सभी? चलते हैं आगे की बात करते हैं आज की क्लासेस में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से एटम्स की बात की थी और आपको कई फिलोसोफर्स के बारे में बताया था, साइंटिस्ट के बारे में बताया था कि कई फिलोसोफर्स आए। सबसे पहले महर्षि कनाद आए 500 बिलियन सेंचुरी पहले। महर्षि कनाद ने बताया था कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट स्मॉल टेनी पार्टिकल्स होती है। इसके बाद दूसरे इंडियन फिलोसोफर आए थे पकुदा कात्यायन, तो उन्होंने भी यही बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, और इन स्मॉल टेनी पार्टिकल्स को परमाणु नाम दिया गया। इसके बाद ग्रीक फिलोसोफर आए थे, डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस आए थे। उन्होंने बताया था कि जो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, जो एटम वर्ड आया वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है एटोमियो। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है एटोमियो, ठीक है। और एटोमियो का जो हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें, वैसे तो अविभाज्य बोला गया, लेकिन अगर इसको इजी करें इंग्लिश में तो इंडिविजुअल इसे बताया गया है, इंडिविजुअल। ये ग्रीक जो देश के जो दो साइंटिस्ट थे, डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस, उनके अकॉर्डिंग था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, व्हेन एटम विल बिकम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो। एटोमियो से निकल कर क्या है। इसके बाद एक्चुअलिटी में जो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट बताई है एटम, वो जॉन डाल्टन ने बताई है। जॉन डाल्टन ने 1808 में, ध्यान रखना सभी बच्चे, 1808 में जॉन डाल्टन आया और उसने एटम से रिलेटेड एटॉमिक लॉ दिया था अपना। उसका जो एटॉमिक लॉ था वो 3 बातों पर डिपेंड था। जो परमाणु सिद्धांत था वो 3 बातों पर डिपेंड था, 3 बातों पर आधारित था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसकी बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। एक होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन और एक होता है मास कंजर्वेशन। तो उसका जो एटॉमिक लॉ था वो मास कंजर्वेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है, इन 3 बातों पर डिपेंड था। और आगे हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की थी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन, परमाणुओं का रासायनिक संयोजन जो होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शन में जब कोई रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो आपस में रिएक्ट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रिएक्टेंट जितनी क्वांटिटी में, यानी कि मास जितना रहेगा इन्वॉल्व होते टाइम, तो बनते वक्त, यानी कि जब वो प्रोडक्ट बनेंगे तो उनका मास भी उतना ही निकल करके आएगा। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू द आफ्टर द कंप्लीटिंग केमिकल रिएक्शन मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट आएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलता है। और इसमें भी 2 लॉ मैंने आपको बताए थे। एक तो बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, ठीक है, और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है। आगे चल के मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम भी आती है कि सर मैंने लास्ट क्लास में इसको प्रूव नहीं किया था, फिर आपको मैंने कहा था कि व्हाट इज एटम के बारे में बताऊंगा कि एटम क्या होता है। एटम के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। कई स्टूडेंट्स के था, डाउट भी था। और एक बात और मैं बता दूं कि आप लोगों को होमवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम लोग, सर आप लोग पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बट हम करें कैसे कॉपी में? आपको कुछ नहीं करना। जैसे जैसे मैं जो बोलता हूँ, जो वर्डिंग्स होती हैं, जो मैं समझाता हूँ, आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा, उसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अंडरलाइन में करता हूँ, हर जो कोई इंपॉर्टेंट लाइन होती है आप उसको टॉपिक वाइज डालोगे। सबसे पहले बात हुई थी इसमें महर्षि कनाद की, वो मैंने लिखा था। महर्षि कनाद के बाद पकुदा कात्यायन, डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस, जॉन डाल्टन। आपको सिस्टमेटिक वैसे ही चलना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो टॉपिक दे रखा है उसकी हेडिंग डाल करके जो मैंने समझाया था, एज इट इज आपको लिखना है। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल करके ब्लू पेन से लिखना है, डायग्राम्स तो पेंसिल से करने हैं, ठीक है। चलते हैं आज के बात करते हैं। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किस तरीके से इक्वल होता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन है, उसके लिए भी आप लोग उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है
जैसे कोई क्वांटिटी दे दे CH3COOH, एसिटिक एसिड दे दिया, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया, तो क्वेश्चन है कि 6.3 ग्राम, ठीक है, कितना है 6.3 ग्राम NaHCO3 दे दिया गया है, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है वो 6.3 ग्राम है, और ये ऐड किया गया है एडेड एडेड टू, ठीक है, किसमें ये मिक्स किया गया है 15.0 ग्राम ऑफ CH3COOH। ध्यान देना 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड किया गया है, इज एडेड टू 15.0 ग्राम CH3COOH। कितना एसिटिक एसिड लिया गया है 15 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा दिस रेजिड्यू, RESIDU, रेजिड्यू, जो अवशेष बचते हैं, यानी कि ये दो मैंने रिएक्टेंट ले लिया, NaSCO3 ले लिया, CH3COOH ले लिया, और आपस में ये रिएक्शन करने लगे, और जो रेजिड्यू बचते हैं, द रेजिड्यू इज, ठीक है, जो अवशेष बचा है फाउंड, FOUND, फाउंड टू वेट, WEIGH, इसका जो वेट निकल के आया, जो अवशेष बचा है, मतलब प्रोडक्ट का जो वेट मिला है हमें, वो कितना है 18.0 ग्राम, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ CO2, कि जो निकलने वाली CO2 गैस है उसका कितना मास होगा, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीजेज, ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीजेज इन द रिएक्शन, ठीक है। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आपको समझाता हूं। ये जो क्वेश्चन है आपको कब करना है, ये क्वेश्चन जब आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिख लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लें, उसके बाद जस्ट ये एग्जांपल लिखना है, उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और एटम वाले पर। क्वेश्चन कह रहा है 6.3 ग्राम NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा बोला जाता है इसे, ऐड किया गया है 15.0 ग्राम CH3COOH, एसिटिक एसिड में मीठा सोडा मिलाया गया है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं दिस रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18.0, और जो अवशेष मिला है आफ्टर द रिएक्शन 18.0 ग्राम उसका वेट है, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीजेज इन द रिएक्शन, और इस रिएक्शन में रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कितनी है। सबसे पहले तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की, मैं बात करता हूं। रिएक्शन एज इट इज आपको लिखनी है NaHCO3 प्लस किस में मिलाया, एसिटिक एसिड में, ओके। NaHCO3 ऐड कर दिया CH3COOH में, एरो का साइन लगा देंगे, दोनों रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया एक दूसरे से, तो क्या बनेगा देखो, CH3COONA निकल करके आया, प्लस बेकिंग पाउडर प्लस एसिटिक एसिड ने आपस में रिएक्ट करी, तो CH3COONA बना, यानी कि ये क्या है सोडियम एसीटेट, ये है सोडियम एसीटेट, प्लस H2O वाटर बना प्लस CO2, ठीक है। ये तो हो गई रिएक्शन, NaSCO3 प्लस CH3COOH इक्वल्स टू CH3COONA, यहां पर CH3COONA करना है आपको, ठीक है, CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट, जो H था एसिटिक एसिड का वो वाटर के साथ ऐड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, ये है रिएक्टेंट, ध्यान देना, और ये बने हैं आपके प्रोडक्ट। तो पहले रिएक्टेंट का मास निकाल लीजिए, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट, ऐड कर दीजिए मास ऑफ NaHCO3 प्लस मास ऑफ CH3COOH। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमने केवल मास ऐड कर रहे हैं रिएक्टेंट का। हाँ जी, क्वेश्चन पे आ जाइए।
आपको क्या दे रखा है, 6.3 ग्राम NaSCO3 दे रखा है। यहां पर भी मास ऑफ NaSCO3 आपको दे रखा है, क्लियर, 6.3 ग्राम प्लस। आपको प्रूव करके बता रहा हूं, ये एग्जांपल आपको नोट करना है। इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मास का कंजर्वेशन किया है आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, उसका प्रूव करके बता रहे हैं सर, ठीक है। 6.3 ग्राम प्लस ऐड करना है मास एसिटिक एसिड का। देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 15.0 ग्राम। दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 21.6 ग्राम। ये आपके रिएक्टेंट का मास आया, कितना आया, 21.6 ग्राम आया। अब आप क्या कीजिए, मास ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। हमने मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लिया, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास देखिए कितना आता है, प्रोडक्ट का यहां से ऐड कर दीजिए, मास ऑफ CH3COONA। एसिटिक एसिड प्रोडक्ट में है, इसका मास ऐड कर दिया, प्लस मास ऑफ H2O वाटर का ऐड कर दिया, प्लस मास ऑफ CO2। तीनों का मास हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, सिस्टमैटिक करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है, 15.0 CH3COOH सॉल्यूशन। क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18.0 ग्राम। आपको जो रेजिड्यू बचता है, अवशेष, अवशेष का मतलब समझना, यहाँ पे रेजिड्यू कहने का मतलब प्रोडक्ट से, रेजिड्यू जो क्वेश्चन में है, ये रेजिड्यू का मतलब है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ये रहे। आगे भी क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ CO2। आपसे CO2 का मास पूछा जा रहा है, ठीक है। किसका मास पूछा जा रहा है, CO2 का। तो देखिए मास ऑफ प्रोडक्ट में मास ऑफ CH3COOH और मास ऑफ H2O, इसमें आप क्या रख दोगे, 18 कितना है, रेजिड्यू जो है वो इक्वल है। दिस रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18.0। कितना दे रखा है, 18.0। आप ध्यान रखना जो प्रोडक्ट है वो है CH3COONA और H2O, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट में। बट जो CO2 है वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है, यानी कि गैस तो है, वो तो रिलीज हो गई, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है CO2 के बारे में। तो प्रोडक्ट हो गए CH3COOH और H2O। कितना है, आपको 18.0 दे रखा है। ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रहा है इज फाउंड टू वेट 18.0। मैंने यहां पर लिख दिया 18.0 ग्राम प्लस, लेकिन मुझे इसका नहीं पता, हम लोग नहीं जानते कितना होगा मास ऑफ CO2। ओके, अब देखिए मास ऑफ CO2 हम लोग नहीं पता, ठीक है। यहां पर आप लोग इसे छोड़ दीजिए, मास ऑफ प्रोडक्ट लिखकर, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 18.0 ग्राम प्लस मास ऑफ CO2। यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं। यहां तक होने के बाद आपको क्या करना है, अब अपने लॉ पर आना है। आपने जो लॉ पढ़ा था, अकॉर्डिंग, जो आप लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही लॉ पढ़ा था। इसके बाद कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का द्रव्यमान का संरक्षण जो लॉ है वो क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जितना मास रिएक्टेंट का, तो मैं सीधी सी बात है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं लिख रहा हूं। यही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, मैंने भी यही बताया था आपको कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है वो इक्वल कर देंगे, उतना ही मास हमें प्रोडक्ट का मिलेगा। और एक स्टेटमेंट और बताया था कि इस केमिकल इस जो लॉ है इसमें क्या होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो मास को क्रिएट कर सकते हो आप लोग और ना ही आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था जरा बताइए मेरे को, 21, आई थिंक आपका निकल के आया था 21.3 ग्राम। ओके, आपने क्या किया था, क्वेश्चन में जो था आप लोगों के 6.3 ग्राम प्लस 15.0 को ऐड कर दिया, आप लोगों के 21.3 आया है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट का ये लिख रहा नीचे 18.0 ग्राम प्लस, एज इट इज आपको लिखना है, कुछ भी इंटरफेयर
नहीं करना है, इंटरचेंज भी नहीं करना है, ठीक है। CO2 मास हमें निकालना है, तो डेट्स ऑल मास ऑफ CO2 क्या करोगे, माइनस करना है 21.3 ग्राम माइनस 18.0 ग्राम, कितना निकल करके आया 3.3 ग्राम। यही आपका आंसर होगा, 3.3 ग्राम निकल करके आया। अब देखिए ये इक्वल कैसे होगा। अब आ जाइए मास ऑफ रिएक्टेंट, आपको मास ऑफ रिएक्टेंट ये था, मास ऑफ प्रोडक्ट था, मास ऑफ CO2 निकाल दिया आपने माइनस करके। मैं इस 3.3 ग्राम जो CO2 का मास है मैं यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट वाले में हम लोग चेक कर रहे हैं, तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, मैं आंसर तो आपके कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, मतलब कैसे चेक किया जाएगा। जो मास ऑफ प्रोडक्ट है इक्वल्स टू 18.0 ग्राम, ठीक है, प्लस मास ऑफ CO2 जो निकल करके आया आपके आंसर में उसको ऐड कर दीजिए, कितना आया 21.3, और जो रिएक्टेंट का था वो भी 21.3 था। इक्वल आया कि नहीं आया, आया। तो यानी कि ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, आज के टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये भी आज का ही टॉपिक था, ऐसी बात नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर ये लॉ पढ़ने के बाद मैंने आपको एटम के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि एटम क्या होता है। हाँ जी, एटम के बारे में कि एटम जो होता है मैटर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। साइंटिस्ट ने स्मॉल पार्टिकल्स भी लिए थे कि हम नहीं, हम पहले क्या था एटम के बारे में पता नहीं था, तो स्मॉल पार्टिकल के बेस पे थ्योरीज देते थे साइंटिस्ट। फिलोसोफर ने भी कई बार मैटर को एक्सप्लेन किया तो स्मॉल टिनी पार्टिकल्स के बेस पर किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि जो एटॉमिक लॉ था एटम से रिलेटेड, और बात करें कई एक्सपेरिमेंट भी उन लोगों ने किए थे जो पार्टिकल्स के बेस पर उन्हें प्रूव करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि पहली बात तो पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे थे, नेग्लिजिबल यानी कि नहीं के बराबर बोल सकते हो, कंसीडर करना इन्हें पॉसिबल नहीं था, टच नहीं कर सकते, छूने लायक नहीं थे, ठीक है। इनविजिबल कहने का मतलब इतने छोटे थे कि आप लोग उन्हें देख भी नहीं सकते, केवल उन्हें एज्यूम करके दिया जा सकता था, बट लेकिन साइज में बहुत छोटे होने के कारण कोई भी एटॉमिक लॉ उनके ऊपर प्रूव नहीं हो सका, एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो सके। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो जॉन डाल्टन ने 1808 में अपनी एटॉमिक लॉ में बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल्स को नहीं लेकर उसने किसको लिया, एटम को, परमाणु को लिया, और इसी के बेस पर एटॉमिक लॉ दिया था। उन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई एटम होती है, और एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है। जैसे कि मैंने बताया किसी ईंट को तोड़ते हैं छोटे टुकड़े में टूटता है, और तोड़ोगे और छोटे टुकड़े में टूटेगा, और तोड़ेंगे तो बुरादा बन जाएगा। तो ऐसे ही वही बुरादे वाली कंडीशन है एटम, यानी कि मैटर हमारे चारों तरफ पदार्थ को तोड़ा गया तो सबसे छोटा निकल करके आया तो पार्टिकल था, लेकिन पार्टिकल को कंसीडर करना पॉसिबल नहीं था, तो एटम निकल करके आया। और एटम के बेस पर कई साइंटिस्टों ने अपने एटॉमिक लॉज भी दिए हैं, कई एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। फिर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक मेन चीज आपको बताऊंगा, मैं नोट कर लेना। सबसे पहले हुआ था स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर के सबसे पहले स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, नीचे एरो लगाया है मैंने, पार्टिकल से मिलकर के क्या बना, एटम बना। ओके, यहां पर लिख रहा हूं मैं टू और मोर एटम से मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ध्यान रखना, टू और मोर एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहां पर टू और मोर लिखा, ओके। यहां पर लिख रहा हूं मैं सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के एलिमेंट बनता है। टू और मोर एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनता है। यहां पर लिख रहा हूं टू और मोर। ध्यान रखना, जहां पर टू और मोर लिखा हुआ है तो उससे पहले टू और मोर एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड, और टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर के मिक्सचर बनता है। ध्यान रखना, ओके।
तो स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर के एटम बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम से एलिमेंट बनता है, टू और मोर एटम से मॉलिक्यूल बनता है, टू और मोर एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, टू और मोर कंपाउंड से मिक्सचर बनता है। यहां पर थोड़ा चेंज है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के एलिमेंट बनता है। और इसी चार्ट के बारे में आगे की क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा और टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, और सिंबल्स के बारे में भी बताऊंगा। आज की क्लासेस में इतना ही, ठीक है, और इसे अच्छे से ही आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।